ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जो पृथ्वी है, ये सबकी है और सबकी जिम्मेदारी बनती है इसकी सुरक्षा करना। सबकी जिम्मेदारी बनती है इसकी सुरक्षा करना। इसमें ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, ना जैन है, ना यहूदी है, सब हैं। क्योंकि जब ये नहीं रहेगी तो ये भी नहीं रहेंगे। ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना उर्दू है, ना फारसी है, ना तमिल है, ना तेलुगु है, इसमें सब है। क्योंकि ये नहीं रहेगी तो कोई भी नहीं रहेगा। आप देखिए दिन पे दिन हमारे विश्व के पर्यावरण की स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। हम पर्यावरण की तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे हैं और पर्यावरण पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो नेपाल जैसी त्रासदियां होती रहेंगी और दुनिया धर्म में लड़ती रहेगी और पृथ्वी सबको कोलैप्स करके खत्म कर देंगी। आज हम चल रहे हैं समझने कि विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। पहली बात तो आपको मुझसे पूछना चाहिए कि भैया पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को विश्व की साझी संपदा क्यों कहा गया है ना? पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि पर्यावरण को साझी संपदा क्यों कहा गया। साझी का मतलब समझते हो? हम सब की है, किसी एक की नहीं है, ये हम सब की है। हम सब का इसमें उतना ही हिस्सा है जितना आपका है, जितना इनका है, जितना इनका है उतना ही मेरा भी है। साझी संपदा सबका, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी में अंदर समझते हो कि नहीं समझते हो? है ना? जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उस पर सबका अधिकार होता है और जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उस पर सिर्फ उसी का अधिकार होता है जिसका वो होता है। अब बताओ मुझे, हमारा मोबाइल हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्रॉपर्टी है? और पीसीयू, वो हमारा ये पीसीयू एक पब्लिक प्रॉपर्टी। पीसीयू मतलब आप वहां पे जाकर बात कर सकते हो, पैसा डालो, बात करो और निकल जाओ। रेलवे जैसे वो क्या है? एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन रिलायंस क्या है? रिलायंस एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। किसकी? मुकेश अंबानी की। समझ में आई बात? तो ये अंतर समझना है। तो जो ये पर्यावरण है और जो ये प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पानी हो गया, पहाड़ हो गया, बर्फ हो गई, हवा हो गई, आपके जंगल हो गए, ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टीज। ये क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी। ये सबकी है, किसी एक की नहीं है। तो भैया जब सबकी है तो इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी तो किसकी है? सबकी है, क्योंकि सब इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब इसका ध्यान रखें। इसीलिए हम चल रहे समझ रहे विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। तो ये जो पर्यावरण है और जो ये प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी ने हमें प्रदान किया, जैसे ये मिट्टी हो गई, बिना इस मिट्टी के हम जीवित रह सकते हैं? क्योंकि यही मिट्टी हमें सब कुछ देती है। यही मिट्टी हमें सब कुछ देती है, हमारे जीवन से संबंधित हर चीज को हमें उपलब्ध कराती है। तो इस मिट्टी के बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे जीवन का क्या है? आधार है। ये हमारे जीवन का क्या है? आधार। इसी पे हमारा जीवन पूरा संचालित होता है। तो ये मान लीजिए, तो इसीलिए ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जो पृथ्वी है, ये सबकी है और सबकी जिम्मेदारी बनती है इसकी सुरक्षा करना। सबकी जिम्मेदारी बनती है इसकी सुरक्षा करना। इसमें ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, ना जैन है, ना यहूदी है, सब हैं। क्योंकि जब ये नहीं रहेगी तो ये भी नहीं रहेंगे। ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना उर्दू है, ना फारसी है, ना तमिल है, ना तेलुगु है, इसमें सब हैं। क्योंकि ये नहीं रहेगी तो कोई भी नहीं रहेगा। आप देखिए दिन पे दिन हमारे विश्व के पर्यावरण की स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। हम पर्यावरण की तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे हैं और पर्यावरण पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो नेपाल जैसी त्रासदियां होती रहेंगी और दुनिया धर्म में लड़ती रहेगी और पृथ्वी सबको कोलैप्स करके खत्म कर देंगी। समझ में आ गई? तो इसीलिए यहां पर आपको चल रहा हूं मैं समझाने कि अगर इस विश्व को बचाना है तो हम सबको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सबको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो पहले समझ लेते हैं
विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा क्या है? विश्व की साझी सुरक्षा संपदा का क्या है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर कैसे है, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मेन कोर्स समझ में आ गया ना कि क्या समझाने की कोशिश की गई है। ये जो प्रकृति है पूरी, ये हम सब की है और इस सब और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम गंद मचा रहे हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसकी सुरक्षा करें। और मैं आप तीनों से कह रहा हूं, लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लिख नहीं पाओगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक लिखना नहीं सीखोगे तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और हमारे देश के बच्चों का ये दुर्भाग्य है कि आज उन्हें मोबाइल ने व्हाट्सएप पे तो लिखना सिखा दिया है, लेकिन कॉपी में लिखना वो भूल गए हैं। कॉपी में लिखना वो भूल गए, उन्हें इतना भी लिखना नहीं आता कि अगर उनसे कह दिया जाए कि वो अपना परिचय लिख दें, पूरा संपूर्ण परिचय लिख दें, तो वो परिचय भी नहीं लिख पाएंगे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए। इसमें मैं भी शामिल हूं। मैं नहीं कहूंगा कि मैं इससे अछूता हूं, ये मैं कदापि नहीं कहूंगा। सबकी दिक्कत है, समझ नहीं पा। तो कृपया प्रतिदिन कम से कम 2 पेज लिखें आप, 2 पेज लिखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर लेखन की क्षमता पैदा होगी। और उत्तर लिखेंगे जब कुछ लिखेंगे तो आपके अंदर सोचने की क्षमता भी पैदा होगी। और जब सोचने की क्षमता पैदा होगी तो जब आप उत्तर लिखेंगे परीक्षा के समय में, तो आपको उत्तर लिखते समय सोचने के लिए ज्यादा समय खपाना नहीं पड़ेगा। आपका शब्दकोश मजबूत हो जाएगा किसी भी विषय पर। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिदिन हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और जो कि हम कर नहीं रहे हैं। तो मेरा आप तीनों से विनम्र अनुरोध है, विनम्र ही करूंगा मैं भी, बाद में डंडे वाला अनुरोध करूंगा। अभी विनम्र अनुरोध है कि आप लोग प्रतिदिन 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज लिखें, अपने मन के भाव लिखें। ठीक है, तो चलिए समझते हैं विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं विश्व की साझी संपदा है क्या चीजें, जिनको हम विश्व की साझी संपदा कहते हैं, और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर कैसे है, हम पर कैसे है। तो चलिए सुनिए। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण हैं। साझी संपदा क्या है, जिस पर सबका अधिकार है, किसी एक का अधिकार नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के प्रश्न में कि साझी संपदा किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण है। मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया, रेलवे जो है हमारा, रेलवे, भारतीय रेलवे, क्या ये किसी एक व्यक्ति का है? किसी भी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे भारत के नागरिकों का है, क्योंकि पूरे भारत के नागरिक इसे चलाने में अपने कर के माध्यम से योगदान देते हैं, जिस कारण से ये रेलवे पूरी भारत की जनता के अधीन है। अर्थात भारत सरकार इसे ओन करती है, भारत सरकार इसे ओन करती है। बात समझ में आई? लेकिन क्या हम महिंद्रा जो कंपनी है उस पर हम अपना मालिकाना अधिकार जमा सकते हैं? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि हम ट्रैक्टर पर तो जमा सकते हैं अपना मालिकाना अधिकार, महिंद्रा के ट्रैक्टर पर, लेकिन महिंद्रा की कंपनी पे हम अपना अधिकार जमा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर तो हमारा हो सकता है खरीदने के उपरांत, लेकिन महिंद्रा की कंपनी हमारी नहीं हो सकती, उस पे आनंद महिंद्रा जी का ही कब्जा और नियंत्रण है। समझ में आई बात? तो इसे कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक, तो पब्लिक वो है जिस पर किसी एक का अधिकार नहीं है, जिस पर सबका अधिकार है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और जो रास्ते में कुआं बना हुआ है, जो कुआं रास्ते पे बना हुआ है,
वो किसी का पर्सनल नहीं है, वो सबका है, उसमें सब उसका सब लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वही एक कुआं है जो घर की बाउंड्री के अंदर है, जो घर के बाउंड्री के अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा? ये पर्सनल कुआं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पर्सनल। लेकिन जो खुले में सड़क के किनारे बना हुआ है वो क्या कहलाएगा? पब्लिक। वो क्या कहलाएगा? सार्वजनिक कुआं। समझना की बात? तो सार्वजनिक और निजी में यही अंतर होता है। तो ये जो प्रकृति है, कोई कह सकता है कि हवा पे मेरा अधिकार है, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उस पर कोई अपना मालिकाना अधिकार जता ही नहीं सकता, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। बहते हुए पानी को आप कह सकते हैं ये मेरा पानी है? नहीं कह सकते। एक बार के लिए आप तालाब को कह सकते हैं, लेकिन पानी को अपना मालिकाना अधिकार नहीं कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई अभी भी? तो इस प्रकार की चीजों, ये जो इस प्रकार की चीजें जो हमें मां प्रकृति के द्वारा मिली हुई हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? सामाजिक संसाधन या सामाजिक संपत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? सामाजिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी। समझ में आएगा? तो अब आपको अंतर तो समझ में आ गया ना? सामाजिक और निजी में क्या अंतर होता है? निजी वो है जिस पर किसी एक का अधिकार है, और सार्वजनिक वो है जिस पर सबका अधिकार है। ठीक। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। उन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं। तो आप देखिए, आप ये जान लीजिए, तो ये जो मैप है आपका, ये मैप है, इसमें ये जो है ये सारी की सारी मान ले लो यहाँ पर ये दे। अब जैसे हमारा भारत है, ये भारत की जो ये भौगोलिक सीमा है, ये ज्योग्राफिकल सीमा है, ये भारत सरकार के अधीन आती है, और जो इसकी समुद्री सीमा है वो भारत सरकार के अधीन आती होगी, है ना? लेकिन जो ये इतना बड़ा इंटरनेशनल वाटर है, ये किसका है? ये किसी एक का नहीं है। और जैसे ये अंटार्कटिका हो गया, ये किसी एक का नहीं है। और अंतरिक्ष किसी एक का है, वायुमंडल किसी एक का है नहीं। ये सारी की सारी क्या कहलाती है? ये सारी की सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज कहलाती है, जिस पर किसी एक का आधिपत्य नहीं है। और इन सब चीजों को सही ढंग से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी है, और हम सबको इसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और अगर हम इसकी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो देश बच नहीं पाएगा, दुनिया बच नहीं पाएगी। अब मान लो अगर इसका अंटार्कटिका का बर्फ पिघलेगा और पानी का जल स्तर भरेगा, तो क्या होगा? जो समुद्री किनारे पर देश बसे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो जलमग्न हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। वो सारे के सारे डूब जाएंगे और वहां रहने वाली जनता मर जाएगी। तो अब बताओ, अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपका अंटार्कटिका डूब जाए? समझ में आ गई बात? जिससे कि अंटार्कटिका में जमी बर्फ पिघल जाए और पूरा का पूरा, पूरी की पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाए। हम ऐसा करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना? तो इसको ये ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ऐसे कुछ प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, जिससे कि प्रदूषण ना पैदा हो, जिससे कि पृथ्वी का तापमान ज्यादा ना बढ़े, जिससे कि पृथ्वी गर्म ना हो और ये बर्फ पिघले ना। तो इसके लिए हम सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, चाहे वो समुद्र के किनारे बसा हो या ना बसा हो, सबको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तभी समुद्र का जल बढ़ने से बचेगा, तभी बर्फ पिघलने से बचेगी। नहीं तो बर्फ पिघल जाएगी और हम सब डूब जाएंगे और हम सब मर जाएंगे। इनको हम क्या कहते हैं? साझी विरासत कहते हैं। क्या कहते हैं? साझी विरासत। समझ में आएगा? जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, लेकिन
उसके खराब होने से सबका नुकसान होगा, तो उसको सही रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी है। नहीं तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर हम उसे ठीक नहीं रखेंगे। तो समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी आ गई समझ में? आ गया। चलो फिर आगे सुनो। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिक समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं। तो साझी विरासत में क्या क्या चीजें आती हैं? पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं। तो ये चार चीजें शामिल हैं, वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष। ये चार चीजें शामिल हैं किसमें? हम सबकी साझी विरासत में, मानवता की साझी विरासत में। ठीक है, अब आते हैं वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इन सब विषयों पर सबको एकजुट कर पाना टेढ़ी खीर क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता। आप उठाओगे ये जिम्मेदारी? कोई नहीं कहता कि मैं उठाऊंगा जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि इन जिम्मेदारियों को उठाने में खर्चा लगेगा और कोई अपनी जेब से पैसा निकालकर इन पर खर्च करना नहीं चाहता। लेकिन यूज सब करना चाहते हैं, लेकिन इसे ठीक करने की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता। और ये पूरी दुनिया का दुर्भाग्य है। पर आज के समय में लोग इस चीज को समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो वो समझ रहे हैं इस बात को कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इस चीज को समझें और दुनिया को इस खतरे से बचाएं। हम सब इस बात को समझें और दुनिया को इस खतरे से बचाएं, नहीं तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो आज आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, आपका यूएन का नाम सुना है तुमने? यूएन इस काम को करने में सबका सहयोग, सबको एकजुट कर रहा है और सबको एक जगह बिठाकर इन विषयों पर चर्चा करने के लिए बोल रहा है और सहमत कर रहा है। और अब दुनिया धीरे धीरे इन चीजों पर भी, इन सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर भी चर्चा करने के लिए एकजुट हो रही है और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर यही नहीं रहेगा तो राजनीति कहां करोगे भाई? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर क्या कर लोगे बताओ? अगर ये पृथ्वी ही नहीं बचेगी तो आप चाहे बुर्ज खलीफा बना लो, बुर्ज अरब बना लो, सब पानी में बह जाएगा। क्या कर लोगे इन सब चीजों को बना के? कुछ कर पाओगे आप? कुछ कर पाओगे? बताओ मुझे कि अगर इनको बनाकर आप कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं। अगर ये पृथ्वी बचेगी तभी ये सारी चीजें बचेंगी, तभी हम लैम्बोर्गिनी भी चला पाएंगे, तभी हम फरारी भी चला पाएंगे। नहीं तो न फरारी का कोई महत्व रहेगा, ना कोई लैम्बोर्गिनी का महत्व रहेगा। लैम्बोर्गिनी और फरारी तभी तक चल पाएंगी जब ये पृथ्वी बच पाएगी। जब तक ये पृथ्वी बच पाएगी तभी ये गाड़ियां भी चल पाएंगी, तभी ये एंटीलिया भी खड़ा रहेगा। नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। स्पेस एक्स भी धरा का धरा रह जाएगा, एलोन मस्क का, समझ रहे? टेस्ला चल भी नहीं पाएगी। आई बात समझ में? तो इस पृथ्वी को बचाना बहुत जरूरी है। तो गूगल करते रह जाओगे। इसलिए इस पृथ्वी को बचाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए क्या कहा गया है? मानवता की साझी संपदा। मानवता, अगर आपको मनुष्य जीवन को बचाना है तो इस पृथ्वी को तो बचाना पड़ेगा, नहीं तो जाओ मरो, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। ठीक है? ना आपका धर्म बचा पाएगा, ना अल्लाह बचा पाएंगे, ना प्रभु श्री राम बचा पाएंगे, ना प्रभु श्री कृष्ण बचा पाएंगे, ना ईसा मसीह बचा पाएंगे, ना गौतम बुद्ध साहब बचा पाएंगे, ना महावीर स्वामी जी बचा पाएंगे। उन्होंने तो हमेशा कहा है सादगी भरा जीवन जियो, लेकिन हमारे देश के लोग जीवन कैसा जीते हैं? लग्जरी भरा, प्रदूषण भरा।
बंदे को एक गाड़ी खरीदनी चाहिए तो बंदे 10-10 गाड़ियां खरीदते हैं। अब आपकी औकात है तो इसका मतलब आप 10-10 गाड़ियां खरीदेंगे, और वो 10 गाड़ियां कितना प्रदूषण कर रही हैं ये कभी आपने देखा है, जांचा है? कभी नहीं देखा ना कभी जांचा है। पूरा परिवार एक गाड़ी में चल सकता है, लेकिन फिर भी जो अमीर घर के लोग होते हैं वो 10-10 गाड़ियां खरीद लेंगे, सिर्फ क्या करने के लिए? दिखावा करने के लिए, शो ऑफ। तो शो ऑफ करोगे तो इस पृथ्वी को तो उसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा ना भाई, उसका नुकसान तो इसे उठाना ही पड़ेगा। हम सब इतने सारे कपड़े पहनते हैं, मैं मानता हूं हफ्ते में 7 दिन है, मैं प्रतिदिन आपको मान लेता हूं 14 जोड़ी कपड़ों में एक इंसान का जीवन निर्वाहित हो सकता है। 14 जोड़ी, 14 नहीं तो मान लो 21 जोड़ी। 21 जोड़ी में आपका जीवन निर्वाहित हो सकता है, आराम से निर्वाहित हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कबर्ड खोलोगे तो 200 जोड़ी, 500 जोड़ी, 1000 जोड़ी, इतने कपड़े, इतने फुटवेयर्स हैं, तो इसका नुकसान कौन उठाएगा बताओ? हमारी पृथ्वी इसका नुकसान उठा रही है भाई, इसका नुकसान हमारी पृथ्वी उठा रही है, इसका खामियाजा वो भुगत रही है। भाई जब हम चीजें खरीदेंगे, अब साल में मोबाइल ही बदलते रहते हैं लोगों के, और मोबाइल के कारण कितना प्रदूषण हो रहा है कभी हमने ये सोचा? कभी नहीं सोचा हमने। कितने सारी पक्षियां मर गई हैं, कभी हमने सोचा? रेडिएशन के कारण कभी हमने नहीं सोचा, सिर्फ हमने अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचा। इसीलिए तो माँ पृथ्वी भी कहती है, बेटा जब तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे तो मैं तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचूं? मैं भी लाती हूँ भूकंप, मैं भी लाती हूँ तूफान, मैं भी लाती हूँ साइक्लोन, तुम्हें लेके डूब जाती हूँ। चलो हटो, समझ में आई बात? आगे सुनो आपको। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि, मार्टियल न्यायाचार और अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार हो चुके हैं। परिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडे पर सहमति कायम करना बहुत मुश्किल है। इन विषयों पर एक जैसी नीति कायम कर पाना मुश्किल होता है। इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना थी। 1980 में जब ये खोज हुई कि हमारी ओजोन लेयर में छेद हो गया है, तो इसने पूरे विश्व की आंख खोल दी कि अगर अब नहीं जागे हम इस पृथ्वी के बारे में सोचने के लिए, तो फिर हमें बचा कोई नहीं सकता है, फिर हमें मरने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी मौत को भगवान भी नहीं टाल सकते, हमारी मौत को भगवान भी नहीं टाल सकते। अगर हमने अब भी नहीं देखा कि हमारी नाव में छेद हो गया है, अगर पानी में, समुद्र में नाव में छेद हो जाए तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। तो वही चीज हो गई है पृथ्वी के साथ। पृथ्वी की ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, और अगर अब भी हम नहीं सीखे तो हमें कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता, ईश्वर भी नहीं बचा सकते। अगर हमने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो, अगर हमने अब भी अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो हमारे देश को कोई नहीं बचा सकता, पूरे ब्रह्मांड को कोई नहीं बचा सकता। और डूबेंगे, एक की गलती सबको सजा मिलेगी, एक की गलती सबको सजा मिलेगी। चाहे वो पाकिस्तान गलती करे, चाहे वो भारत गलती करे, चाहे वो यूएसए गलती करे, चाहे वो ब्राजील गलती करे, चाहे वो ब्रिटेन गलती करे, सजा सबको मिलेगी और बराबर मिलेगी, किसी को कम नहीं मिलेगी बाबा। ये माँ प्रकृति का है। ये माँ प्रकृति जब सजा देती है तो सबको एक बराबर देती है।
किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करती, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना आय के आधार पर, किसी भी आधार पर नहीं। वो करती हैं न्याय, तो सबको एक समान न्याय देती हैं, सबका घर बर्बाद करती हैं, फिर वो किसी का भी घर नहीं छोड़ती। वो समझ में आई बात? तोड़ेंगी तो अच्छे से तोड़ेंगी, तोड़ेंगी तो अच्छे से तोड़ेंगी, ऐसे तोड़ेंगी ना कि हम फिर उठ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं अपने देश की जनता और इस पूरे ब्रह्मांड की जनता से, इस विश्व की जनता से यही अनुरोध और आशा करता हूं कि अब वो जाग जाए, अब वो जाग जाए, अब वो धर्म की, जाति की, लिंग की राजनीति करना छोड़ के मां प्रकृति के विषय में सोचना प्रारंभ करें। नहीं तो मां प्रकृति नहीं बचेंगी ना, तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, न सनातन बचेगा, ना इस्लाम बचेगा, कोई नहीं बचेगा। एक बार के लिए सनातन तो बच भी जाएगा, लेकिन इस्लाम तो नहीं बचेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पर्यावरण के साथ दोहन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पर्यावरण का दोहन हो रहा है वहां पर, सबसे ज्यादा पर्यावरण का दोहन, शोषण हो रहा है इस्लाम के नाम पर। आप अरब देशों को देख लो, कितनी तेजी से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में वो कितना पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं। कभी हमने सोचा इस बात को? कभी नहीं सोचा। वो अपनी कमाई के लिए कितना शोषण कर रहे हैं पृथ्वी का, हमने कभी नहीं सोचा। हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। सोचने के लिए भी तो क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, और ज्ञान तो हमारे देश के लोगों में सिर्फ एक ही चीज भरा है, धर्म धर्म धर्म। और धर्म का भी सच्चा ज्ञान नहीं भरा है, धर्म का भी आधा अधूरा ज्ञान भरा है। आगे सुनो आप। ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूदा असमानता का असर पड़ा है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। यह एक जरूरी बात है, क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं उनके फायदे ना तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर है, और ना आगे की पीढ़ियों के लिए। अब देखो, जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष का शोषण, अंतरिक्ष को पॉल्यूट कौन कर रहा है? सारे के सारे उत्तरी ध्रुव के देश, नॉर्थ पोल के देश ही आपकी पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं। नॉर्थ पोल मतलब जो अमीर देश है, वो ही पृथ्वी को, अंतरिक्ष को प्रदूषित कर रहे हैं। और आप सबको पता होना चाहिए, अंतरिक्ष में जो आज के टाइम पे रिसर्च हो रही है ना, आज उसका बेनिफिट नहीं होगा, फ्यूचर में होगा। लेकिन फ्यूचर में उस बेनिफिट को तभी तो कोई उठा पाएगा जब ये पृथ्वी बचेगी ना। और अगर ये पृथ्वी नहीं बचेगी तो फ्यूचर कहां होगा? आप बताओ मुझे, हो पाएगा फ्यूचर? तो इस पृथ्वी को बचाना हम सबकी प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम सबकी प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इस पृथ्वी को बचाएं। अगर ये पृथ्वी नहीं बचेगी तो हम सब नहीं बचेंगे। और जितनी भी हम रिसर्च कर ले, कुछ भी कर ले, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात आप जान लीजिए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पृथ्वी को बचाना हम सबकी प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम सबकी प्रमुख जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? इस पृथ्वी को बचाना। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? साझी संपदा। क्या कहा गया है? साझी संपदा। इसीलिए कहा गया साझी संपदा, इसे इसीलिए कहा गया क्योंकि ये हम सबकी एक समान जिम्मेदारी है। अगर हम सब इसे नहीं समझेंगे, नहीं इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, तो हमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा।